हम लोग क्लास 9th के देखते हैं अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र है क्या? विश्व का सबसे बड़ी अपवाद तंत्र पूछेगा तो अमेजन नदी का। किसका है? अमेजन नदी का सबसे विश्व की सबसे बड़ी अपवाद तंत्र माना जाता है। यही पूछेगा विश्व की सबसे लंबी अपवाद तंत्र। बड़ी कहेगा विश्व में तो अमेजन, और लंबी कहेगा अपवाद तंत्र में तो नील नदी। नील नदी सबसे लंबी नदी बोला जाता है विश्व में भी, और सबसे बड़ी लंबी अपवाद तंत्र भी माना जाता है। अमेजन नदी जो है दक्षिण अफ्रीका के ब्राज़ील में पड़ता है। पूछेगा अमेजन नदी कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका के ब्राज़ील में। हमेशा देखना है दक्षिण अफ्रीका पड़ता है। भारत में सबसे बड़ी अपवाद तंत्र गंगा। पूछेगा गंगा कहाँ का अपवाद तंत्र सबसे बड़ी है? बड़ी कहेगा तो गंगा, लेकिन विश्व में लग जाएगा तो अमेजन नदी जो दक्षिण अफ्रीका के ब्राज़ील में बहती है। भारत का अपवाद तंत्र वाले के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। क्लास 9th के तीसरा चैप्टर है। भारत का अपवाद तंत्र के आधार पर नदी को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? नदी को 2 भाग में। पहला हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदी। ऊपर जो होता है हिमालय वाला और नीचे जो होता है ये हो गया प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी क्षेत्र या तंत्र की नदी 12 मासी होता है। हिमालय में जो जितना भी होता है वो सब 12 मासी यहाँ होता है। सालों भर का होता पानी रहती है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय से निकलने वाला है। हिमालय में जहाँ बर्फ ज़्यादा है इसलिए पानी हमेशा सालों भर रहता है। हिमालय के 2 प्रमुख नदी का नाम बताना है, जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय से निकलती है। हिमालय से इसको दोनों के सिंधु ब्रह्मपुत्र के लगभग देखा जाए तो लंबाई भी बराबर है 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। सिंधु ब्रह्मपुत्र कहाँ? हिमालय के उत्तर में पड़ता है। यह हिमालय के उत्तरी भाग में से निकलता है, हिमालय के उत्तर से निकलता है। नदी इस नदी कहने का मतलब कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र पर्वत को काटकर जब आगे जाता है, आगे पर्वत काटता है, वही पर्वत काट करके गार्ज और महाखंड का निर्माण करता है। गार्ज और महाखंड पूछ होता है। गार्ज और महाखंड कौन निर्माण करता है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कैसे? पर्वत को काट करके। कैसे? तो हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है, इस चलते देखिए नदी ये जो देख रहे हैं ऊपर सीधी ढलान है, इसलिए नदी स्राव ऊपरी भाग बहुत तेजी से होता है। यही बीच में आते हैं तो थोड़ा सा ढलान कम जाता है, जिसको बोलते हैं मध्य भाग। जो विसर्ग का निर्माण करता है, जो टेढ़ा मेढ़ा जो होता है उसी को विसर्ग बोला जाता है। और ज़्यादा विसर्ग निर्माण करता है तो गोखुर झील का निर्माण करता है, जो बीच में से छोड़ देता है जगह, ये बन जाता है गोखुर झील। सबसे निचला भाग को गोखुर झील के नाम जानते हैं। यहीं पर गोखुर झील बनता है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनता है। यहीं पर क्या कर देख लिए हम लोग? विश्व की सबसे बड़ी झील, ये बड़ी अपवाद तंत्र अमेजन नदी का है। भारत में पूछेगा तो गंगा। लंबा कहेगा तो नील नदी है, जो अमेजन बहती है दक्षिण अफ्रीका में। नील नदी भी लगता है कि कौन सा अमेरिका या अमेरिका में बहती है, पता नहीं। भारत में सबसे बड़ी अपवाद तंत्र गंगा के, विश्व में अमेजन नदी। भारत का अपवाद तंत्र के आधार पर नदी को 2 बराबर भाग में बांटा गया है। पहला हिमालय की नदी, प्रायद्वीपीय नदी। हम लोग पहले पढ़ते हैं हिमालय नदी 12 मासी होता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी इसका प्रमुख नदी माना जाता है। हिमालय के उत्तरी भाग से निकलता है। ये नदी, हिमालय की नदी जितना भी है, जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु है, ये दोनों क्या करता है? पर्वत को काट देता है और काट करके गर्ज महाखंड का निर्माण कर देता है। हम लोग यही देखा, लोग बस ज़्यादा नहीं है। अपवाद तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। अपवाद तंत्र क्या होता है? जालीनुमा अपवाद तंत्र, जो समकोण पर आकर मिलता है उसको जालीनुमा अपवाद तंत्र बोलते हैं। ध्रुमाकृतिक अपवाद तंत्र कहेगा तो ये आपको होता है पेड़ के वृक्ष जैसा होता है। ध्रुमाकृतिक ये हम लोग आयताकार अपवाद तंत्र, आयत की तरह बनता है। ये होता है आपको अरीय अपवाद तंत्र। अरीय कहेगा तो ये आपको इस टाइप का बनता है। अरीय ऊपर से गिरती है और नीचे बहती है, अरीय। जालीनुमा अपवाद तंत्र जब सहायक नदी मुख्य नदी से समकोण पर मिलता है। जालीनुमा सहायक नदी जब है समकोण पर मिलता है, उसे बोलते हैं जालीनुमा अपवाद तंत्र। कठोर और मुलायम होती है। अरीय अपवाद तंत्र केंद्रीय शिखर गुंबद जैसी दिशा में प्रयास होता है। केंद्रीय शिखर और गुंबद जैसा होता है अरीय। अरीय हम लोग कहाँ देखें? ये देखें, केंद्रीय होता है, केंद्र से होकर और गुंबद जैसा निकलता है, इसको बोलते हैं अरीय अपवाद तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियाँ के बारे में हम लोग देख रहे थे ना, तो मौसमी होता है। जितना भी प्रायद्वीपीय नदी है तो प्रायद्वीपीय नदी हम लोग मौसमी जो होता है ना, मौसम के अनुसार यहाँ नदी आएगा ना तो नहीं आएगा। मालवा का पठार केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। मालवा का पठार जो देखते हैं यहाँ पर एरिया में मालवा का पठार है, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। यहीं से निकलता है आपको नर्मदा और ताप्ती भी। केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदी का नाम है नर्मदा और ताप्ती। ये नर्मदा ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो मालवा के पठार से निकलता है। देखिए ये मानसरोवर झील है, यहाँ से सिंधु नदी निकलता है। इधर में ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है, जिसको तिब्बत में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को इधर में जो निकलता है उसको तिब्बत में सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग शायद कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा को। हम लोग देखते हैं मानसरोवर झील से निकलता है कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी से निकलते यहाँ आपको पाकिस्तान में गिर जाता है ना। कौन सा पॉइंट पर गिरता है? पोर्ट कुछ नाम ऐसा ही है, यहाँ मिठान कोट पड़ता है। ये मिठानी कोट में गिर जाता है। कहाँ? मिठान कोट में। तो सिंधु नदी के सहायक नदी का नाम कुछ है। झेलम नदी हो गया, चेनाब नदी हो गया, रावी नदी हो गया, सतलज नदी। झेलम, चेनाब, सतलज और रावी 1 2 3 4 नदी है सहायक नदी, ऐसे 5 को मिलता है। केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदी, केंद्रीय उच्च भूमि से हो गया। ये हम लोग देखे हैं, केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने नदी नर्मदा ताप्ती भी हो गया, और है
केंद्रीय उच्च भूमि से टोटल 4 गो नदी निकलता है। नर्मदा ताप्ती तो निकलबे करता है और 2 गो निकलता है। देखिए ये राणा प्रताप सागर बांध है। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध है, जिसको गांधी सागर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। बेतवा नदी, यहाँ से कौन कौन सा नदी निकलता है? बेतवा नदी निकलता है। फिर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला लाइन, ये सिंध नदी निकलता है, चंबल नदी निकलता है और केन नदी निकलता है। ये जो बेतवा 1, सिंध 2, चंबल 3, केन 4, 4 नदी जो निकलती है ये सब यमुना नदी में जाके मिलती है। कौन सा नदी में? यमुना नदी में जाके मिल जाती है। पूछेगा यमुना के सहायक नदी कौन कौन हो गया? बेतवा, सिंध, चंबल, केन। ये सब देख रहे हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदी हो गया बेतवा, चंबल, केन। बहते बहते यमुना नदी में मिल जाती है, जो राणा सागर प्रताप गांधी सागर से निकलती है। बेतवा, चंबल, केन, सिंध। हिमालय की नदी जो यमुना नदी में मिलती है आपको 4 नदी। आपको कौन कौन सी नदी मिलती है? बेतवा, चंबल, चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद केन नदी। ये चारों निकलती कहाँ से? आपको राणा प्रताप सागर गांधी सागर से। जा कहाँ मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी भी आगे जाकर मिलती है गंगा में, और यही यमुना गंगा मिलता है प्रयाग में। कहाँ मिलती है? प्रयाग में। हिमालय नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदी जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी उसी में देख रहे हैं। हिमालय से निकलने वाली नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। सिंधु भी निकलती है और गंगा भी नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र पीछे हालांकि हम सिंधु ब्रह्मपुत्र पढ़े हैं जो 2900 किलोमीटर है। गंगा भी निकलती है, हिमालय से ही निकलती है। हिमालय के गंगोत्री भाग से निकलती है गंगा। किसी नदी के उसके सहायक को, कोई नदी है और नदी के सहायक आ जाती है, उसी को नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी तेज, सिंधु नदी तंत्र है, क्या है? तंत्र माना जाता है इसको। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है। सिंधु नदी का मानसरोवर झील तिब्बत के निकट से निकलता है, जो पश्चिम से बहते हुए, पश्चिम की ओर बहते हुए आपको लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख में होते हुए पाकिस्तान में गिर जाती है। देखिए सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी देख रहे हैं ना, मानसरोवर झील यहाँ से निकलती है, यहाँ से ऐसे होते हुए लद्दाख होते हुए सिंधु नदी, सिंधु है ये ऐसे निकलती है, निकलती है ऐसे में होते होते लद्दाख होते आपको चलाता है। इस हम लोग देखे क्या क्या, सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से निकल रहा है और तिब्बत के निकट, यहाँ तिब्बत के निकट पड़ता है मानसरोवर, निकल कर पश्चिम की ओर बहती है, ऐसे अब आकर लद्दाख में जाती है। लद्दाख में भी इसको सहायक नदी मिलती है। लद्दाख में बहते हुए पाकिस्तान में गिर जाते हैं। क्या होता है? फिर पाकिस्तान में गिर गया। कह रहा सिंधु नदी के लद्दाख में सहायक, सिंधु नदी के लद्दाख में सहायक नदी, यहाँ जो लद्दाख है ना इसका सहायक नदी का नाम बताना। जास्कर हो गया, क्या हो गया? जास्कर। नुब्रा हो गया, नुब्रा के बाद हो गया श्योक हो गया, श्योक। ये सब लद्दाख में मिलता है। पूछेगा जास्कर, नुब्रा, श्योक किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी के है। कहाँ? तो लद्दाख में मिलती है। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा भी आता है, हुंजा भी है, सिंधु के सहायक नदी हो गया। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहता है। कहाँ से बहती है? बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए आपको सिंधु नदी कहाँ जाती है? अटक में जाती है। अटक में जाकर के पर्वत के जो बाहर है वहीं निकल जाता है। कहाँ? पूछेगा सिंधु नदी कहाँ से गुजरती है? ऐसे तो लद्दाख से निकलती है, फिर बलूचिस्तान और गिलगित से निकलती है। इधर बलूचिस्तान पड़ता है ना। बलूचिस्तान और गिलगित से निकलते हुए अटक में जाती है, अटक के पर्वत से टकरा कर बाहर निकल जाती है। फिर क्या होता है? बाहर निकलता है यहाँ, इसके देखिए सिंधु नदी जो बलूचिस्तान इधर है और गिलगित भी इधर है, यहाँ से निकलता है बाहर। आगे जाकर सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी सभी में आकर आपस में मिल जाती है। और पाक में अब पाकिस्तान में आ जाता है। और पाकिस्तान में मिलने के बाद मिठानकोट, एक पाकिस्तान की जगह का नाम है मिठानकोट, यहीं मिठानकोट में सिंधु नदी मिलता है, यहाँ मिठानकोट है, मिल जाता है। उसी के पास सिंधु नदी में मिल जाती है और फिर दक्षिण की ओर बहती है। फिर यहाँ से मिठानकोट के बाद दक्षिण की ओर बह करके अरब सागर में गिर जाती है। बह करके कराची के से पूर्व, इधर कराची है, कराची इधर पड़ता है, कराची से पूर्व यहाँ पर बह कर अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी देखा जाए 1/3 भाग भारत के क्षेत्र में आता है, 1/3 भाग भारत के क्षेत्र, जैसे जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में आता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, भारत, पंजाब में सिंधु के कितने भाग आता है? तो 1/3 भाग। जो शेष भाग बचा, कितना बचा? 2/3 भाग वो पाकिस्तान में पड़ता है। देखा जाए सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। पूछेगा सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना हो गया? 2900, यानी कि सिंधु कहो या ब्रह्मपुत्र कहो, दोनों की है लंबाई 2900 किलोमीटर। और गंगा का पूछेगा तो 2500 किलोमीटर, यहाँ 2525 भी देता है। सबसे लंबी नदी वही है। सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदी में से एक माना जाता है। 2900 है तो भाई लंबा तो ही है, और गंगा नदी के 2525 है। भारत के पूछेगा तो गंगा नदी हो सकता है लंबे, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है सिंधु है। ऐसे विश्व की लंबी नदी आपको आपात तंत्र में गंगा नदी, नील नदी को भी माना जाता है। अमेजन नदी जो हो गया आपात तंत्र में, बड़ी आपात तंत्र वाली नदी अमेजन नदी हो गया, बड़ी में कहा जाएगा था, लंबी में नील नदी। और भारत में सबसे लंबी नदी आपात तंत्र में गंगा नदी हो गई, वही गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी भी है और आपात तंत्र में भी आता है। हम लोग देखते हैं सिंधु जल समझौता के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 1960 में बोला जाता है, कहीं कहीं ईस्वी भी देता है 1960 ईस्वी में, भारत
भारत बोला गया है सिंधु समझौता में, तो भारत केवल 20% जो जल है सिंधु नदी का उपयोग कर सकता है। जैसे कर सकता है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, ये 2 जगह है, पंजाब हरियाणा राजस्थान में सिंधु नदी का जल का उपयोग कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता है। सिंधु नदी का जो 1/3 भाग है वो भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में है। वही पंजाब में आपको पंजाब हो गया, हरियाणा राजस्थान में, ये राजस्थान हरियाणा जाता है। दक्षिण भाग में सिंचाई के लिए उपलब्ध है। कहता है क्वेश्चन क्या है, ब्यास नदी भारत में ही सतलज नदी में समा जाती है। ब्यास नदी जो है भारत के ही जगह में आते आते समा जाता है। किसमें पूछेगा, ब्यास किस में समा जाता है, तो सतलज में जाके घुस जाता है ब्यास। ब्यास नदी आता है सतलज में घुसता है, सतलज भी में मिल करके फिर सिंध नदी में घुस जाता है। ब्यास से सतलज, सतलज से सिंध नदी में खत्म। पूछेगा गंगा के सहायक नदी का नाम बताओ, तो यमुना नदी, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया। इसे यमुना भी गंगा का है और घाघरा भी है, गंडक भी है, कोसी है। ये सब नक्शा में देखिएगा तो बता देगा आपको गंगा के सहायक नदी है। यमुना जो है हिमालय के यमुनोत्री से ही निकलता है, ये गंगा के दाहिने बहता है। गंगा का ये गंगा है, गंगा के दाहिने बहता है, ये दाहिने पड़ जाता है। घाघरा हो गया, यमुना हो गया, गंडक हो गया, सब हो गया हिमालय के ही, ये सब गंगा के सहायक नदी है। घाघरा, गंडक, कोसी नदी नेपाल। घाघरा हो गया, गंडक हो, कोसी, 3 गो है ना, ये घाघरा, गंडक, कोसी। घाघरा, गंडक, कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है। पूछेगा नेपाल के हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? सॉरी थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करना था। गंगा तंत्र के बारे में पढ़ना था हम लोग के। गंगा के मुख्य धारा देखा जाए तो भागीरथी गंगोत्री के हिमालय से निकलता है। पूछेगा भागीरथी के कौन सा हिमालय से, तो गंगोत्री के हिमालय से निकलती है, गंगा निकलती है। अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिल जाता है। कहने का मतलब हुआ गंगा नदी निकलती है भागीरथी के गंगोत्री हिमालय से, और वहाँ से निकल करके अलकनंदा जाती है। अलकनंदा के उत्तराखंड के नज़दीक पड़ता है देवप्रयाग, यही देवप्रयाग में जाकर मिल जाते है ना। देवप्रयाग यहाँ के मिल जाता है। देखिए अलकनंदा भागीरथी दोनों जब मिलता है तो गंगा बन जाता है। भागीरथी प्लस अलकनंदा। भागीरथी कहाँ पड़ता है? देवप्रयाग के नज़दीक। भागीरथी गंगोत्री के नज़दीक है जी, गंगोत्री। अलकनंदा पड़ता है आपको उत्तराखंड में देवप्रयाग के नज़दीक। यही भागीरथी और अलकनंदा मिलता है आपको गंगा का निर्माण बनाती है। भागीरथी अलकनंदा जब मिलती है तो गंगा का देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। मैंने देवप्रयाग के आगे बढ़ता है तो गंगा नदी हरिद्वार के पास जब पहुँचती है तो पर्वतीय भाग से को छोड़ देता है। कहाँ? तो हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़ देता है गंगा नदी, और छोड़ करके मैदानी भाग में पहुँच जाता है। कहाँ? हरिद्वार के पास। गंगा के सहायक नदी यमुना हो गया, घाघरा, गंडक, कोसी। देख लिए हम लोग हिमालय के यमुनोत्री से निकलता है यमुना। अब गंगा के दाहिने बहती है, गंगा के दाहिने यमुना बहती है, यमुनोत्री से निकलता है हिमालय के। घाघरा, गंडक, कोसी नदी जो है अभी हम लोग देखें, घाघरा, गंडक, कोसी तीनों अब नेपाल हिमालय से निकलता है। नेपाल हिमालय से निकलता है। कुछ नेपाल हिमालय से कौन सी नदी निकलता है? घाघरा, गंडक, कोसी। और नेपाल हिमालय से निकलता है और उत्तरी मैदान में बाढ़ आ जाते हैं। यही नेपाल हिमालय के चलते उत्तरी मैदान में बाढ़ भी आ जाता है और उत्तरी बिहार में नुकसान भी होता है, बिहार में ज़्यादा भी। गंगा के बारे में हम लोग देखते हैं। घाघरा तो पढ़ लिया, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदी नेपाल हिमालय से निकलते हैं, इसी कारण उत्तरी मैदान में बाढ़ होता है और उत्तरी बिहार में नुकसान भी होता जाता है, क्षति होता है। गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। यह प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली प्रमुख नदी है। ऐसे तो गंगा के सहायक नदी आपको यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक, कोसी, जो उत्तरी मैदान में नुकसान करता जाता है। वही उत्तर था, इसी था। लेकिन हम लोग देखते हैं गंगा के सहायक नदी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली प्रमुख सहायक नदी बेतवा, चंबल, सोन। कौन कौन से? चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा नदी हो गया, है ना, सोन नदी इधर है, सोन। गंगा के सहायक नदी हो गया चंबल, बेतवा और सोन नदी आता है। ये सोन है, सोन यहाँ है, देखिए यहाँ चंबल, बेतवा, सोन नदी, ये सब कहाँ से निकलता है? ये आपको निकलता है आपको चंबल, बेतवा, सिंध, आपको राणा सागर, गांधीनाग सागर से निकलता है, जब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। बेतवा नदी, चंबल नदी हम लोग पढ़ चुके हैं। बेतवा नदी, चंबल नदी, केन नदी, एगो सिंध नदी यमुना नदी में से मिलती है। यमुना का सहायक नदी बोला जाता है, जो राणा सागर, गांधी सागर का ही भाग है। वही बात है, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन नदी भी आता है, सब केन भी है। केन नदी हो गया यमुना का सहायक है, यही यमुना नदी के सहायक है। फिर सोन नदी गंगा के सहायक नदी बोला जाता है। कौन कौन? चंबल, सिंध, या बेतवा, केन। यमुना मिलता है, यमुना भी गंगा मिलती है, यमुना भी सहायक हो गया गंगा के, और सोन नदी भी सहायक हो गया गंगा के। पूछेगा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अनुसार क्या होता है। फिर आगे देखिए क्या होता है, इधर गंडक नदी भी आ जाता है, और गंडक नदी भी आ जाता है, गंगा में मिलती है। कोसी नदी भी आ जाता है, गंगा में मिलती है, और सोन नदी भी, यमुना नदी भी। यमुना भी देख रहे थे, यमुना है नहीं, यमुना नदी है ये ना, देखिए यमुना नदी यहाँ भी है। घाघरा भी आ जाता है इधर, गंडक हो गया, कोसी हो गया। फिर जहीं आगे बढ़ता है तो बांग्लादेश में आ जाता है। हालांकि इधर ही 2 भाग में बढ़ जाता है गंगा नदी। इधर भाग में बढ़ता है तो आ जाता है पश्चिम बंगाल में आ जाता है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल में गंगा नदी आती है तो 2 भाग बढ़ जाता है गंगा। तो पहला भाग को बोलता है हुगली जो बढ़ जाता है पश्चिम बंगाल, वही हुगली जो पश्चिमी बंगाल बसा है। फिर आगे बढ़ता है तो गंगा कहलाता है। लेकिन उधर से एक आता है ब्रह्मपुत्र नदी आता है, तो पश्चिम बंगाल में मिलता है। तो इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग यमुना के नाम से जानते हैं, यमुना नदी। और यही गंगा नदी को हम लोग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। पूछा पद्मा क्या है? तो गंगा नदी को। तो कहाँ? तो बांग्लादेश में। यमुना कहाँ है? यमुना भी बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। कहाँ? तो बांग्लादेश में। और दोनों जब मिलती है गंगा प्लस यमुना तो मेघना के नाम से जानते हैं। मेघना होते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाता है। अब यहाँ डिटेल से समझिए। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाले प्रमुख नदी के नाम देख लीजिए, बेतवा, चंबल, सोन, है ना। बेतवा, चंबल, सोन, केन भी आता है और यमुना भी आता है।
तो गंगा की लंबाई 2500 या कहीं कहीं 2525 किलोमीटर देता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हुए देख लिया, ये गंगा को बांग्लादेश में पद्मा देख लिया, पद्मा के नाम से जानते हैं यहाँ पर। और ब्रह्मपुत्र को यमुना नदी के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र जब आती है तो यमुना के नाम से जानते हैं यहाँ पर। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मेघना के नाम जानते हैं, गंगा भी इधर आया और ब्रह्मपुत्र भी है, दोनों आता है तो मिल जाता है, मेघना का नाम जानते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र को मेघना कहते हैं, मेघना होते हुए बंगाल खाड़ी में गिरता है, मेघना यही मेघना फिर बंगाल में खाड़ी में गिर जाता है। कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है, जो गंगा का एक भाग है। नमामि गंगा परियोजना आपको चलाया था गंगा को स्वच्छ रखने के लिए। सुंदर डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी ब्रिज पादर से लिया गया है। विश्व का सबसे डेल्टा माना जाता है सुंदरवन, तेजी से वृद्धि करने वाला भी डेल्टा माना जाता है। सुंदरवन तेजी से वृद्धि भी करता है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है सुंदरवन डेल्टा में। अम्बाला नगर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सिंधु और गंगा का जो जल है, सिंधु नदी और गंगा नदी का जो जल है, इसको अलग अलग करता है अम्बाला नगर। जैसे सिंधु नदी का जल ये हो गया, गंगा नदी का जल ये हो गया, और दोनों को अलग करता है अम्बाला नगर। अम्बाला नगर और सुंदरवन डेल्टा के जो बीच की दूरी पूछे 1800 किलोमीटर। कितना है? 1800 किलोमीटर। अम्बाला नगर सुंदरवन, अम्बाला से सुंदरवन तक की दूरी 1800 किलोमीटर हो गया। ब्रह्मपुत्र तंत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु और सतलज के नदी से निकलता है। कहने का मतलब हुआ ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु और सतलज के नदी से निकलता है। कहने बाहरी तो पूर्व की ओर बहती है, बहते हुए तिब्बत में जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। जब यही ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो एक पहाड़ी है नामचा बर्मा, यही नामचा बर्मा जो 7700 कितना जी 7757 किलोमीटर है। नामचा बर्मा कितना है? 7757 के पास यू आकार घाटी बनाता है। यू बनाते हुए और आगे निकल जाती है, आगे निकलते तो अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है। वही अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है, दिहांग के नाम से जानते हैं। पूछेगा अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग बोले हम लोग, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलेंगे? तो सांगपो। यही अरुणाचल प्रदेश से बाहर निकलती है तो असम में जाती है, असम में ही इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। हालांकि असम में मेन नाम दिया जाता है ब्रह्मपुत्र को। वैसे तो इधर सांगपो, दिहांग, तब ब्रह्मपुत्र से भी आगे बढ़ती है तो यह यमुना के नाम से जाना जाता है आपको बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानते हैं, तो यमुना का नाम जानते हैं। यही यमुना और गंगा नदी मिल करके आगे मेघना निर्माण करता है। मेघना इधर से गंगा आ गया, इधर से यमुना आ गया, दोनों मिल करके आपको मेघना के नाम से बंगाल खाड़ी में गिर जाता है। हालांकि गंगा से भी एक भाग कर देता है कोलकाता में। तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से तथा सिंधु सतलज के नदी से निकलती है, हिमालय के समानांतर पूर्व बहते हैं। देखिए हिमालय के है ना, हिमालय के समानांतर पूर्व बह रहे, पूर्व के बह रहे ब्रह्मपुत्र नदी। वही कारण हिमालय के समानांतर पूर्व बहती है। और नामचा वर्मा शिखर 77 से 57 मीटर के पास जाकर के यू आकार घाटी बना लेता है, टकरा करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में पहुँच जाती है। और अरुणाचल प्रदेश पहुँचा तो इसको बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, दिहांग के नाम से जानते हैं। वही पूछा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र, असम में इसको ब्रह्मपुत्र असली नाम दिया जाता है। बांग्लादेश में यमुना, यही यमुना बांग्लादेश में, और गंगा यमुना भी बांग्लादेश में साथ में आ जाता है, यमुना भी गंगा भी आ जाता है। देखिए बांग्लादेश देश पहुँचा, इधर से गंगा, इधर से यमुना, दोनों मिल जाता है मेघना, दोनों मिल जाता है। तो गंगा प्लस यमुना, ये मेघना से फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है खाड़ी में। तो उद्गम स्थान होकर मानसरोवर से अब गिरती है बंगाल खाड़ी में। बांग्लादेश में पद्मा गंगा को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र प्लस सिंधु नदी दोनों की लंबाई देखा जाए तो 2900 किलोमीटर बनाता है। दोनों का समान है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के 2900 किलोमीटर। ये हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी दिबांग हो गया, लोहित हो गया, केनुला हो गया। बहुत पूछता है दिबांग, लोहित, केनुला किसका? ब्रह्मपुत्र का होगा। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा जी दान दक्षिणा लेकर करते हैं, दान लो से लोहित लेते हैं के लिए, दक्षिणा के लिए, दस दक्षिणा के लिए। बाढ़ से प्रभावित होला असम और बांग्लादेश ज़्यादा प्रभावित होता है। ब्रह्मपुत्र की नदी असम और बांग्लादेश, यही ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में हम लोग इसको यमुना कहते हैं, और असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में यमुना। अब हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी में हम लोग देखते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः जल विभाजक का निर्माण करने वाला जितना भी पश्चिमी घाट द्वारा होता है। किसके द्वारा? ये पश्चिमी घाट से निकलता है और जल विभाजक करता है। प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी जल नदी निकलती है सबके सब पश्चिमी घाट से निकलता है, इधर से सब नदी निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी जय महानदी उड़ीसा में बहती है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इस सब के सब कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और बह करके पश्चिम से निकलता है, पूर्व की ओर बहते हुए निकल जाती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाता है। जैसे बंगाल खाड़ी है और डेल्टा का निर्माण भी करते हैं लोग। डेल्टा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब बंगाल खाड़ी में गिर जाता है और डेल्टा बनाती है। नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में से माना जाता है। और नर्मदा ताप्ती दोनों क्या है? जवार नदमुख का निर्माण करता है, दोनों जवार नदमुख खंभात खाड़ी में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि यह यहाँ पर ही आता है, खंभात खाड़ी गुजरात में गिर जाती है। नर्मदा खंभात खाड़ी में गिर जाती है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। पूछेगा जवार नदमुख तो निर्माण करता है, गुजरता कहाँ से? भ्रंश घाटी से। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी से मध्य प्रदेश निकलता है। पूछेगा ये नर्मदा का कल पढ़ते हैं हम लोग, नर्मदा कल पढ़ते हैं हम लोग, कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। और भ्रंश घाटी तो जाने रहे हैं कि नर्मदा ताप्ती दोनों बनाता है। देखिए नर्मदा यहाँ है, नर्मदा के ऊपर हो गया
नर्मदा नदी से खम्भात खाड़ी में ताप्ती नदी से निकलती है, दोनों पश्चिम की ओर बहती है। खम्भात की खाड़ी गुजरात में जाकर गिर जाती है। धुआंधार जलप्रपात के बारे में देखा जाए तो जबलपुर में पड़ता है। पूछेगा धुआंधार जलप्रपात कहाँ? तो जबलपुर में। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। वही नर्मदा नदी जो खम्भात खाड़ी में गुजरात में गिर जाती है। भ्रंश घाटी भ्रंश से होकर गुजरता भी है, पश्चिम की ओर बहती है और उच्च पर्वतीय प्रदेश की नदी भी माना जाता है। नर्मदा ताप्ती दोनों के। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ है कि मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से और गुजरात में जाकर के खम्भात खाड़ी में गिर जाता है। नमामि देव नर्मदा योजना किस लिए बनाया गया था? नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए बनाया गया था, वो भी मध्य प्रदेश में बनाया गया था। नमामि नर्मदा योजना। ताप्ती नदी जो भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये भी मध्य प्रदेश के बेतुला जिले से निकलता है। हालांकि नर्मदा कहाँ से निकलता था? तो मध्य प्रदेश का अमरकंटक के पहाड़ी से, लेकिन ताप्ती भी बेतुला जिले से निकलता है मध्य प्रदेश के। अब बेतुला जिला जाएगा तो वहाँ सतपुड़ा का पहाड़ मिलेगा, इसी सतपुड़ा का पहाड़ से निकलता है ताप्ती नदी। पूछेगा ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है? तो सतपुड़ा कहाँ? तो मध्य प्रदेश के बेतुला जिला में जाओगे, वहाँ सतपुड़ा के पहाड़ी है, वहीं से निकलता है ताप्ती नदी। नर्मदा नदी की तरह भ्रंश घाटी बनाता है। देखिए सतपुड़ा का पहाड़ी है ना, ये यहाँ से निकलता है आपको नर्मदा, अगर बगल से मध्य प्रदेश में नर्मदा निकलता है, इधर ताप्ती नदी निकलता है सतपुड़ा के बगल में, दोनों के बीच में सतपुड़ा का पहाड़ी है। नर्मदा सबसे लंबी हो गया, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी, फिर ताप्ती दूसरा स्थान पर। ताप्ती नीचे आता है, नीचे नर्मदा की तरह भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। निर्माण द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र तक बहती है। पूछेगा ताप्ती कहाँ से कहाँ तक? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पहाड़ी से निकलता है, बेतुला जिला से सतपुड़ा के पहाड़ी से निकलता है और ऐसे होते हुए गुजरात तक आते हैं। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में गिर जाती है। पूछेगा मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र में बहती है ताप्ती नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदी का नाम बताइए। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा ताप्ती तो ही है, वो में बड़ी है नर्मदा। उसके अलावा और नाम बताना है साबरमती, माही नदी, भरतपुजा, पेरियार। ये सब जो नदी है, माही नदी है ना, साबरमती नदी, माही नदी, भरतपुर, पेरियार नदी जो केरल में पड़ता है, ये सब आपको तुरंत बंगाल खाड़ी में गिर जाता है कि बहुत कम जगह में, कम मैदान है, जल्दी ये आपको बंगाल अरब सागर में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र पूछेगा तो गोदावरी नदी का। प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गोदावरी का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पूछेगा तो गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी को दक्षिण का भारत में बोला जाता है, दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है। पूछेगा प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गोदावरी। ये प्रायद्वीपीय लग जाएगा तब गोदावरी, लेकिन नहीं लगेगा तो गंगा हो जाता है अपवाह तंत्र सबसे बड़ी। अब विश्व में आपको अमेजन हो जाता है, लंबी लूल नदी विश्व में होता है, भारत में गंगा। प्रायद्वीपीय के कारण ये गोदावरी नदी सबसे बड़ा है। द्रोणी देखा जाए तो आपको गोदावरी जो बहती है मध्य प्रदेश से होते हुए, मध्य प्रदेश कहाँ चल गए हम लोग? देखिए हम लोग यहाँ थे, ताप्ती पढ़ लिए थे, हम लोग गोदावरी नदी के बारे में पढ़ना चाह रहे थे, एक तो उड़ गए वहाँ। गोदावरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। बड़ी कहो या सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाला भी नदी माना जाता है गोदावरी नदी को, है ना। ऐसे तो जान ही रहे कैसे बड़ी होता है अमेजन, अभी समय भारत में गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा पूछेगा तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम बताओ जो पश्चिम की ओर बहती है तो नर्मदा। अब पश्चिम की ओर ना लगा तो प्रायद्वीपीय भारत की ओर कहा जाएगा तो गोदावरी नदी है। उद्गम कहाँ से है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिला में जाओगे, नासिक जिला महाराष्ट्र में पड़ता है, यहीं पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से है। पूछेगा गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है। गोदावरी का देखा जाए लंबाई 1500 किलोमीटर है। जब हम लोग देख रहे थे पश्चिम गोदावरी की लंबाई 1500 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। गंगा का 2500 या 2525 और गिरती कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। पूछेगा कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे ब्रह्मपुत्र गोदावरी नदी निकलती है आपको त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, महाराष्ट्र के जिला नासिक से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाता है। और सबसे बड़ी अपवाह तंत्र बनाने वाली नदी माना जाता है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी नदी। ऐसे ना कहेगा तो आपको पश्चिमी मार देना है, तो नर्मदा नदी है। इसलिए हम लोग पढ़ लिए थे पीछे। प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गोदावरी नदी का है, नहीं तो फिर से पश्चिमी लगा दिया तो नर्मदा नदी का। द्रोणी देखा जाए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से तो निकलबे करती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में गिर जाती है, फिर बंगाल खाड़ी में चला जाता है। आप लोग नक्शा देख लीजिएगा। सहायक नदी देखा जाए गोदावरी नदी के सहायक पूर्णा नदी, वर्धा नदी, प्राणहिता नदी, मांजरा नदी, वेनगंगा, पेनगंगा, तीनों सबसे बड़ी सहायक माना जाता है। मांजरा और वेनगंगा दोनों तीनों जो है मांजरा और पेनगंगा, ये गोदावरी नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है। जैसे पूर्णो है, वर्धा, प्राणहिता भी है, नक्शा देख लीजिएगा ना। दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है, वही गोदावरी नदी जो प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी नदी तंत्र माना जाता है, अपवाह तंत्र। महानदी के बारे में देखा जाते हैं। महानदी के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ से निकलती है, निकल करके उड़ीसा जाती है, उड़ीसा में बहते हुए बंगाल खाड़ी में चले जाता है ना महानदी। भाखड़ा बांध महानदी पर है, भाखड़ा नहीं, भाखड़ा तो हो गया आपको हीराकुंड बांध जी, भाखड़ा पंजाब पड़ता है, हीराकुंड बांध महानदी पर है उड़ीसा में। महानदी की लंबाई 860 किलोमीटर है, समझ लीजिए 860 किलोमीटर, जबकि गोदावरी नदी की लंबाई आपको गोदावरी के देखे थे हम लोग 1500 किलोमीटर माना जाता है गोदावरी के, वही महानदी का माना जाता है 860 किलोमीटर। अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़,
झारखंड उड़ीसा में जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसे हम लोग देखें पश्चिम से पूर्व को बहने वाली नदी है जो डेल्टा निर्माण करता है, प्रायद्वीपीय भारत की है। कृष्ण द्रोणी नदी, यह महाबलेश्वर से निकलता है, महाराष्ट्र के पश्चिम भाग से निकलता है। पूछेगा महाबलेश्वर कहाँ से निकलता है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलता है महाराष्ट्र के। हालांकि गोदावरी नदी भी आपको महाराष्ट्र से निकलता है ना, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है। कृष्णा भी निकलता है महाराष्ट्र से, लेकिन यह महाबलेश्वर के पहाड़ से निकलता है। पूछेगा त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो गोदावरी। महाबलेश्वर के पहाड़ी से कृष्णा नदी। 1400 किलोमीटर लंबा है कृष्णा नदी, यानी कि गोदावरी का देखें हम लोग 1500 है जी, गोदावरी का 1500 है, और गोदावरी से थोड़ा सा छोटा है, 100 किलोमीटर कम है। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है। महानदी 860। ये गिरती निकलती तो महाबलेश्वर से, लेकिन गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। जितना भी पश्चिमी से निकलती है बंगाल खाड़ी में निकलता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी। गुजरती कहाँ से है, महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश आकर गिर जाती है। आंध्र प्रदेश में गिरती है कृष्णा नदी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सहायक नदी देखा जाए तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी नदी, भीमा। पूछेगा कृष्णा नदी के सहायक नदी, तो कृष्णा नदी के सहायक नदी हो जाएगा आपको तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी के बाद भीमा। कृष्णा का तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी 4 को महत्वपूर्ण है। अलग भूमि भी याद कर लीजिए। भीमा है तो कावेरी नदी, ये भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी माना जाता है। कावेरी नदी जो है इस निकलती कहाँ है, ब्रह्मागिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। पूछेगा ब्रह्मागिरी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो कावेरी नदी निकलता है कहाँ से, ब्रह्मागिरी श्रृंखला से। और कहाँ मिलती है, जाकर बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। निकलती है ब्रह्मागिरी से श्रृंखला से और गिरती है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बंगाल खाड़ी कहाँ, तो तमिलनाडु में, कुडलूर के दक्षिण में। कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तमिलनाडु में, कुडलूर के दक्षिण में गिरती है। कावेरी नदी की लंबाई देखा जाए 760 किलोमीटर है। समझिए महानदी 800 है और यह 760 है, यानी महानदी से भी छोटा माना जाता है कावेरी नदी को। सहायक नदी, कावेरी की सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमावती, कबनी। अमरावती नदी, भवानी नदी, हेमावती नदी, कबनी नदी, इसे माना जाता है आपको कावेरी नदी की सहायक नदी। कहाँ से कावेरी, कहाँ से कबनी भी। कबनी कहाँ से गुजरती है, तमिलनाडु में तो गिरवे करती है। कावेरी नदी कहाँ निकलती है ब्राह्मणगिरी श्रृंखला से और गिरती है बंगाल खाड़ी में, वो भी तमिलनाडु में, कुडलूर के दक्षिण में गिरती है कावेरी नदी, कुडलूर। यही पूछेगा तमिलनाडु में गिरती है कहाँ, कुडलूर के दक्षिण में। कौन नदी, कावेरी नदी। फिर केरल में बहती है, फिर केरल में कर्नाटक में बह के खत्म हो जाती है। शुरुआत कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी को माना जाता है। यही कावेरी नदी पर स्थित है आपको दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जानते हैं। पूछेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर। अब पूछेगा कि जलप्रपात से विद्युत शक्ति तैयार होता है। मैसूर, बंगलौर, कोलार में विद्युत शक्ति पावर बनता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम बताना है। जोग या गरसोपा जलप्रपात नाम है। कब है, जोग या गरसोपा जलप्रपात माना जाता है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। कावेरी नदी के अलावा कुछ छोटी नदी है जो पूर्व बहती है। कावेरी नदी जो है आपको पूर्व में तो बहबे करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। कुछ और नदी है जो पूर्व की ओर बहती है, जैसे दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, सोनरेखा नदी जो झारखंड पड़ता है ना। ये सब कावेरी नदी का ही पूर्व बहती है। पूर्व की बहने वाली नदी दामोदर, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, सोनरेखा नदी। झील है क्या, झील का मतलब समझते हैं क्या होता है। झील पृथ्वी के सतह के गर्त वाले भाग को, जहाँ गर्त हो जाता है, गर्त वाले भाग को झील बोला जाता है। अगर झील विशाल आकार वाली होगा तो झील को समुद्र बोलते हैं। जैसे कौन सा झील है, कैस्पियन सागर, बहुत बड़ा झील माना जाता है। मृत सागर जो खारे पानी की झील है इसमें। अरल सागर है ना, अरल हो गया, मृत हो गया, कैस्पियन, मृत, अरल सागर, ये सब झील है। दुनिया का सबसे अधिक खारे पानी वाली झील कैस्पियन सागर झील माना जाता है। दुनिया का सबसे खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। लैगून झील, चिल्का झील। लैगून झील का एग्जाम्पल देखा जाए, चिल्का झील जो उड़ीसा में पड़ता है। पुलिकट झील, लगता है पुलिकट तमिलनाडु में है कि कहाँ, मालूम नहीं, ध्यान में नहीं, देख लीजिएगा। कोलेरो झील, चिल्का, पुलिकट, कोलेरो, चिल्का, पुलिकट, कोलेरो सब क्या है, लैगून झील का एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। लैगून जब पानी आते हैं तो कट जाता है, थोड़ा जगह कट जाता है, तो लैगून झील का निर्माण करते हैं, सब पानी जबर होता है। हालांकि लैगून झील जो है सबसे खारे पानी की झील माना जाता है। लैगून झील। सांभर झील मौसमी है। सांभर झील जो है राजस्थान में है ना, मौसमी है। समय के अनुसार यहाँ सांभर झील और लवणीय माना जाता है। लवणीय है जो राजस्थान में पड़ता है सांभर झील। नमक का निर्माण होता है सांभर झील में। अधिकांश मीठे पानी का झील देखा जाता है हिमालय क्षेत्र में मिलता है, क्योंकि वहाँ बर्फ ज़्यादा है तो वहीं है पीने वाला पानी। भारत के सबसे मीठे पानी की झील बुल्लर झील जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, एक उधर एरिया में ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए बुल्लर झील मीठे जल की झील माना जाता है। और सबसे मीठे जल बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में, लेकिन खारे वाला चिल्का झील उड़ीसा में है जी। चिल्का झील उड़ीसा में सबसे खारे पानी की झील माना जाता है। चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील। नैनीताल, डल झील, भीमताल, लोकटक झील बड़ा पानी इसे मीठे पानी की झील माना जाता है। नैनीताल, डल झील जम्मू कश्मीर है ना, भीमताल, लोकटक झील बड़ा पानी मीठे पानी की झील है। सबसे मीठे पानी की झील बड़ी बुल्लर, बस बड़ी। और खारा वाला कहेगा तो चिल्का झील उड़ीसा वाला। गुरु गोविंद सागर झील कहाँ है, भाखड़ा नागल परियोजना पर है। पूछा गुरु गोविंद सागर झील कहाँ है, भाखड़ा नागल परियोजना में, सतलज नदी पर बना।
परियोजना कहेगा तो भाखड़ा नागल परियोजना पर है। कौन सा नदी में है तो सतलज नदी में स्थित है, गुरु गोविंद सागर झील। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP, एन से नेशनल राष्ट्रीय, आर से हो गया रिसर्च, मैंने NRCP बोली ना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। कब शुरुआत होता है 1985 में। 1985 में गंगा एक्शन प्लान के नाम से हुआ। जी से गंगा, ए से एक्शन, पी से प्लान, GAP गंगा एक्शन प्लान से नाम हुआ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985 में। किस नाम से? GAP के नाम से। 1995 में NRCP के तहत गंगा कार्य योजना का विस्तार करते हैं, पूछेगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का निर्माण 1985 में किस नाम से? GAP गंगा एक्शन प्लान। विस्तार कब था? 1995 में NRCP के द्वारा। उद्देश्य था इसका जल प्रदूषण को कम करना और गुणवत्ता में सुधार करना था। इस चलते राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का निर्माण हुआ गंगा का।